देहाती इलाकों में वो इसलिए देहाती बस्तियों पर बमबारी करते थे कि वहाँ गोरीला हुर्रियत पसंदों को पनाह और दीगर मदद मिलती थी। नासोशन भी वहाँ आ गया था और वो दूसरे आम लोगों की तरह भागता दौड़ता फिर रहा था। फिर वो एक जगह रुक गया और गोरीला कमांडर उसके पास जा खड़े हुए। मैं और आशिक भी करीब चले गए। मुझे आज तक वो जलाल याद है जो मैंने उसके चेहरे पर देखा था। वो पूछ रहा था कि यह हवाई जहाज किस तरफ से आया था। मैं आगे हो गया। मुझे ख्याल था कि वो मेरी ज़बान नहीं समझ सकेगा, लेकिन पता चला कि वो अंग्रेज़ी ठीक ठाक बोलता और समझता है। उस्मान ने आहिस्ता से मुझे कहा कि अंग्रेज़ी में ज़बान में बात करना। मैंने बताया कि जहाज़ फ़लाँ तरफ से आया था और ये भी बताया कि मेरे 3 साथी भी देख रहे थे। मैंने उस तरफ इशारा किया जिस तरफ से हवाई जहाज़ आया था। उसके मुंह से आवाज़ निकली, मलांग। फिर वो अपने जूनियर कमांडरों से मुखातिब हुआ और अपनी ज़बान में बातें करने लगा। उसने 2-3 मरतबा मलांग कहा और कमांडरों ने सर हिलाकर उसकी तायद की या गालिबन शक का इजहार किया। 2 और आदमियों ने भी आकर वही सिमत बताई जो मैं बता चुका था। वो 2 आदमी हवाई जहाज़ को आता देख चुके थे। वहाँ उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं चल सकता था कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रही हैं। बाद में ये सब बातें उस्मान की ज़बानी मालूम हुई। ये मैं आपको सुना देता हूँ। ये हवाई जहाज़ दोबारा नहीं उड़ेगा, नासोशन ने बड़े इत्मीनान से कहा। उसके पायलट को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि 1 हफ्ता पहले तक मलांग में किसी एयरफोर्स का कोई हवाई जहाज़ नहीं था। उसने हुक्म दिया कि अभी आदमी भेजो जो ये देख कर आएं कि वहाँ कोई एयरफोर्स आ गई है या वहाँ कुछ भी नहीं। फिर दूसरे हवाई अड्डों से मालूम करेंगे। मलांग छोटा सा कस्बा था जो सोराबाया के जनूब की तरफ 70-75 मील दूर था। उस्मान ने बाद में बताया था कि वहाँ हवाई अड्डा तो नहीं, लेकिन दरख्त काट कर खुली जगह बनाई हुई है। गालिबन ये जापानियों ने बनाई थी, जिसे आर्जी हवाई अड्डा कहा जा सकता है। एक रनवे बना दिया गया और उससे ज़रा हटकर हवाई जहाज़ खड़े करने के लिए जगह बनाई गई थी और उसके अमले वगैरह के लिए बारकें बना दी गई थीं। नासोशन के पास छोटा फौजी ट्रक था जिस पर वो हमारे पास आया था। उसने अपने मुंतखब किए हुए 2 आदमियों से कहा कि वो मलांग तक जाएं। चूंकि मैंने कहा था कि बम गिराने वाले हवाई जहाज़ को अच्छी तरह देखा था, इसलिए मुझे कहा कि मैं उनके साथ जाऊं और यकीन करके वापस आऊं कि बम गिराने वाले हवाई जहाज़ मलांग में मौजूद हैं और बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैंने आशिक अली को भी साथ ले लिया। हमारे पास राइफलें और स्टेन गन्नें थीं जो हमने तैयार करके लोड रखी हुई थीं। रास्ते में कहीं भी दुश्मन की किसी पार्टी के साथ हमारी टक्कर हो सकती थी। रास्ते में 3-4 मरतबा ट्रक रोका और करीब से गुजरने वाले आदमियों से पूछा कि उन्होंने एक जहाज़ सोराबाया की तरफ आते देखा होगा और अगर देखा है तो वो किस तरफ से आया था। चूँकि यह हवाई जहाज़ बहुत ही नीची परवास करता हुआ आया था, इसलिए उन सब ने रुक कर उसे देखा था। उन सब ने बताया कि जहाज़ मलांग की तरफ से आया था। फिर यह भी बताया कि मलांग की तरफ ही वापस गया था। इस तरह हम मलांग तक पहुँच गए। हमारे इंडोनेशियन साथी ने मलांग के चंद आदमियों से पूछा तो पता चला कि मलांग की लैंडिंग ग्राउंड पर 3-4 दिन पहले हवाई जहाज़ आए हैं। लैंडिंग ग्राउंड आबादी से 2 मील दूर बनाई गई थी। हम वहां तक चले गए। वहां घना जंगल था। ट्रक कुछ दूर रोक लिया और हम पैदल आगे चले गए। हमारे सामने खुला बल्कि वसीओ अरीज मैदान था जिसमें कच्चा रनवे बनाया गया था। कच्चे का मतलब यह है कि उसे सड़क की तरह पक्का नहीं किया गया था जिस तरह हवाई अड्डों के रनवे होते हैं। उससे थोड़ा ही परे 8 हवाई जहाज पहलू ब पहलू खड़े थे। वो सब एक ही किस्म के थे और बम गिराने वाला जहाज भी उसी किस्म का था। ये अमरीकी एयरफोर्स के जहाज थे। वहाँ एयरफोर्स के कई एक आदमी घूम फिर रहे थे और मुख्तलिफ कामों में लगे हुए थे। उनसे कुछ दूर 3 लंबी बारकें बनी थीं जिनमें उस एयरफोर्स की नफरी रहती थी। मेरे इंडोनेशियन साथियों ने सिर्फ ये नहीं देखा कि हवाई जहाज खड़े हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ जगहों और जावियों से हवाई जहाज़ों को देख रहे थे। वो और कोई ज़बान नहीं समझते थे, इसलिए मैं उनसे कोई बात ना कर सका। इतना समझ गया कि वो ये देख रहे हैं कि इन हवाई जहाज़ों को किस तरह तबाह किया जा सकता है। वो हमारी तरफ देखते और मुस्कुराते थे और हम दोनों भी सर हिलाकर मुस्कुरा देते थे। हम शाम से कुछ देर पहले वापस सोराबाया पहुंच गए। मैं और आशिक अली बाहर ही रहे और वो दोनों इंडोनेशियन उस्मान के घर में दाखिल हो गए। नासोशन वहीं था और वो उसे रिपोर्ट देने गए थे। शाम का खाना खाने के बाद मुझे और आशिक अली को उस्मान ने बुलाया। हम फौरन उसके पास पहुंचे। उसने बताया कि आज रात एक पार्टी उन हवाई जहाज़ों को तबाह करने के लिए जा रही है और हम दोनों उस पार्टी के साथ जाएंगे। हमें उस पार्टी के कमांडर से मिलवाया गया। वो बहुत ही कम उर्दू जानता था और उसकी अंग्रेज़ी भी कुछ ऐसी ही थी। उर्दू या अंग्रेज़ी में इजहार ख्याल पूरी तरह नहीं कर सकता था। उसने हम दोनों को जो हिदायत देनी थी वो उस्मान ने उर्दू में हमें समझा दी। हम दोनों को मिलाकर ये 10 आदमियों की पार्टी थी। पार्टी के हर फर्द को 3-3 ग्रेनेड दिए गए थे। हमारे पास राइफलें और स्टेन गन्ने भी थीं। पार्टी के एक आदमी के पास लाइट मशीन गन थी। हम दिन के वक्त भी उधर गए थे और वापस भी आए थे और अब रात को भी मलांग पहुंच गए थे। हमें रास्ते में किसी ने ना रोका।
इससे साफ जाहिर होता था कि अमेरिका और बरतानिया की फौजें बेबस हो चुकी हैं और अब इन इलाकों पर और इन रास्तों पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। कुछ अरसा पहले फौजी जिस किसी को चाहते रोक कर चेक करते और फिर आगे जाने की इजाज़त देते। इंडोनेशियन गोरिलों की ये कामयाबी थी कि उन्होंने दुश्मन की फौजों को दूर पीछे धकेल दिया था और उनका हुक्म खोखला कर दिया था। आधी रात से कुछ पहले हम मलांग पहुंच गए। हुर्रियत पसंदों ने यह कस्बा भी फौज से आज़ाद करवा लिया था, वरना हम इतनी आज़ादी से वहां घूम फिर ना रहे होते। इस नकलो हरकत की आज़ादी से जंग आज़ादी में सहूलत हासिल हो गई थी। हम ट्रक में ही बैठे रहे और पार्टी कमांडर उतर कर कहीं चला गया। कुछ ही देर के बाद वो वापस आया और उसके साथ 2 आदमी थे। कमांडर के कहने पर हम ट्रक से उतरे और वो 2 आदमी हमें तपाक से मिले। मालूम हुआ कि ट्रक यहीं छोड़ना है और आगे टारगेट तक पैदल चलना है। पार्टी कमांडर ने हमें आखिरी बार हिदायत दी, जो पहले भी दी जा चुकी थीं। मुझे और आशिक अली को उस्मान ने ये सारी बातें उर्दू में समझा दी थीं। हमें बता दिया गया था कि हवाई जहाज़ किस तरह तबाह किए जाएंगे। ये भी बता दिया गया था कि टारगेट पर पहुंचने के बाद इतनी खामोशी बरकरार रखनी है कि खांसी भी ना आए और छींक पर भी काबू रखा जाए। ये तो हमें अंदाज़ा था कि उन हवाई जहाज़ों की हिफाजत के बड़े सख्त इंतजामात होंगे। रात के वक्त वहाँ संतरियों का होना तो लाजमी था। पैदल चलते हुए हम उस जगह पहुंच गए जहां से दिन के वक्त ट्रक रोककर हवाई जहाज़ देखे थे। मैंने पहले बताया है कि वहां जंगल था। हमें एक सहूलत यह भी हासिल थी कि रातें तारीक हुआ करती थीं। उन दिनों चांद आधी रात के बाद उफ्क से ऊपर आया करता था। ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम सीधे हवाई जहाज़ों तक जा पहुंचते। हमारे सामने खुला मैदान था, कोई आड़ और कोई ओट नहीं थी। हवाई जहाज़ों पर पहरे के लिए 1 या 2 संतरियों की मौजूदगी लाजमी थी। हमने दिन के वक्त देखा तो नहीं था। इम्कान यह भी था कि हवाई जहाज़ों की हिफाजत के लिए करीब कहीं गार्ड की पोस्ट हो सकती है। बहरहाल हम हर किस्म की सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार थे। हमें दूर का चक्कर काटना था, जहां रनवे और मैदान ख़त्म होता था। उस तरफ से हमें जंगल में छुप छुप कर आगे जाना था और हम बड़ी खामोशी से कदम फूंक फूंक कर रखते उस तरफ चले जा रहे थे। इस तरह हम सामने की तरफ पहुंच गए। आगे दरख्त कुछ दूर दूर थे। पार्टी कुछ बिखर गई और अपने अपने तौर पर एक एक दरख्त की ओट में होते हुए हम आगे बढ़ते गए और हवाई जहाज़ों के करीब जा पहुंचे। लेकिन मुश्किल ये पैदा हो गई कि आगे कोई आड़ और ओट नहीं थी। इतनी सी सहूलत मिल गई कि घास जरा ऊंची थी जिसमें लेटकर आदमी छुप सकता था और कुछ झाड़ियां भी थीं। चांद उफ्क से निकल आया था। उसके ज्यादा ऊपर आ जाने से पहले हमें अपना काम खत्म करना था, क्योंकि चांद उन दिनों पूरा था और ऊपर आने की सूरत में रोशनी हमारे लिए खतरनाक थी। हम लेट कर कोहनियों और घुटनों के बल घास में सिरकने लगे। हम एक दूसरे के पीछे थे और दरमियानी फासला ज्यादा रखा था। हवाई जहाज कमोबेश 100 गज दूर थे और अब कुछ कुछ नजर भी आने लगे थे। यह भी नजर आ गया कि एक पेट्रोल टैंक भी खड़ा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप सड़क पर देखा करते हैं। इसके जरिए पेट्रोल पंपों को पेट्रोल सप्लाई किया जाता है। ये टैंक हमारे करीब था। हवाई जहाज उससे आगे थे। हम रेंगते गए और पेट्रोल टैंक से चंद ही कदम दूर रह गए। हल्के हल्के कदमों और बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हम सब इस तरह घास में दुबक गए जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। मैं दरमियान में था और आशिक अली मेरे साथ था। पेट्रोल टैंक की ओट से 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलते सामने आए। उन्होंने कंधों से राइफलें लटका रखी थी। ये यकीनन एयरफोर्स के आदमी थे जो हवाई जहाज़ों पर पहरा दे रहे थे। हवाई जहाज़ों पर पहरा लाजमी था क्योंकि इस खित्ते में जंगी सूरत हाल बनी हुई थी और किसी भी वक्त इंडोनेशियन गोरीले उन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते थे, बल्कि नुकसान पहुंचाने आ गए थे। रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उन संतरियों के चेहरे पहचाने जा सकते। उनके लंबे कद और डील डोल से पता चलता था कि ये अमरीकी हैं। वो दोनों हमारे करीब आ गए और रुक गए। उन्हें अब पीछे जाना था क्योंकि वो हवाई जहाज़ों से दूर निकल आए थे। उनमें से एक ने ना जाने किसे गालियां देना शुरू कर दी। वो इंडोनेशियंस को ही बुरा भला कह रहा होगा। उन्हीं की वजह से उनको रात को पहरा देना पड़ता था। जरा रुक कर वो उसी तरफ चलने लगे जिस तरफ से वो आए थे। वो तेज नहीं बल्कि टहलने की रफ्तार से चलते थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। मेरे करीब पीछे से 2 इंडोनेशियन उठे और इतनी एहतियात से उठे कि मुझे उनकी हल्की सी सरसराहट भी सुनाई न दी। दोनों संतरी अपनी बातों में मगन आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे कि पीछे से एक एक इंडोनेशियन ने उन्हें जस्त लगाकर इस तरह पकड़ लिया कि बायां बाजू गले में डाला और बाजू का घेरा तंग कर दिया। आदमी को काबू करने का यही तरीका होता है, लेकिन यहाँ ये दुश्वारी सामने आ गई कि संतरियों के कद खासे लंबे थे और दोनों इंडोनेशियों के कद छोटे थे। वैसे भी ये दोनों इंडोनेशी कुछ दुबले पतले थे। उन्होंने अमरीकियों के गलों में बाजू तो डाल लिए मगर खंजर ना चला सके, क्योंकि दोनों अमरीकियों ने ऐसा दाव खेला कि गोरीलों के पांव जमीन से उठ गए और अमरीकियों ने धोबी पटके के अंदाज से उन्हें अपने आगे गिरा लिया। हम हर सूरत हाल के लिए तैयार थे। हमारे दोनों साथी तो अमरीकियों के आगे गिर पड़े थे
और अब यूं होना था कि अमरीकियों ने राइफलें कंधों से उतार कर उन दोनों को गोली मार देनी थी। लेकिन हुआ यूं कि दोनों अमरीकी सीधे भी नहीं हुए थे कि एक की गर्दन मेरे बाजू की गिरफ्त में आ गई और दूसरे की गर्दन पार्टी कमांडर के बाजू के शिकंजे में आ गई। मेरा कद ठीक ठाक था और पार्टी कमांडर का कद भी मौजूद था। हम दोनों ने बाजुओं के शिकंजे कस दिए और दाएं हाथ से खंजर निकालकर दोनों के पेटों में मारे। मैंने अपने शिकार के पेट और सीने में 3 बार खंजर मारा था। हमारे कमांडर ने भी अपने शिकार का पेट चाक कर दिया था। उन दोनों को छोड़ा तो वो गिर पड़े। हमने उनकी लाशें घसीट कर घास में फेंक दी और उनकी राइफलें और एम्यूनिशन उनके पास ही रहने दिया, जो वापसी पर हमने साथ ले जाना था। हम मुतमईन हो गए कि संतरियों को अपने रास्ते से हटा दिया है, लेकिन फिर हमें कदमों और बातों की आवाज़ें सुनाई दी। हमारी पार्टी फिर पीछे हटकर घास में दुबक गई और हम आने वालों का इंतजार करने लगे। पेट्रोल टैंक की ओर से 2 और अमरीकी संतरी सामने आए और वहीं रुककर इधर उधर देखने लगे। ये दोनों गालिबन पहले संतरियों की जगह आए थे और अब उनका पहरा शुरू था। फौज में इसे संतरियों की बदली कहा जाता है। ये भी हो सकता था कि रात को 4 संतरी ड्यूटी पर होते होंगे। अगर ऐसा था तो कोई अनोखी बात नहीं थी। गुरीलों की दलेराना कार्रवाइयों के पेश नज़र इतने कीमती हवाई जहाज़ों की हिफाजत का ऐसा ही इंतज़ाम होना चाहिए था। एक नए आने वाले संतरी ने अपने साथी से कहा कि मालूम नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। वो दोनों वहीं खड़े इधर उधर देखते रहे। एक ने कहा वो कहीं सो ना गए हों। एक ने बुलंद आवाज़ में उन्हें पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना पाकर दूसरे ने भी हाँक लगाई। सिवाय खामोशी के उन्हें कोई जवाब ना मिला। वो आगे ना आए, वहीं से पीछे को मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। वो पेट्रोल टैंक की ओट में हो गए तो हमारा कमांडर उठा। उसने एक इंडोनेशियन को साथ लिया और हमारे देखते ही देखते दबे पांव चलते पेट्रोल टैंक के दूसरे पहलू तक पहुंच गए। 2 और इंडोनेशियन उठे और वो भी उनके पीछे चले गए। वो दोनों इसलिए गए थे कि उनके अगले साथी नाकाम हो जाएं तो वो दोनों फौरन उनकी मदद को पहुंच जाएं, जैसा पहले हो चुका था। उन दोनों संतरियों ने यूं किया कि आगे जाने के बजाय पेट्रोल टैंक के सामने चले गए और वहां से उस तरफ मुड़ आए जिधर मेरे साथी झुके हुए खड़े थे। ये तो आमने सामने वाली खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दोनों अमरीकियों ने अपनी राइफलें कंधों से लटका रखी थी, पेशतर इसके कि वो राइफलें कंधों से उतार कर हाथ में लेते और फिर उन इंडोनेशियन की तरफ नालियां करते। चारों इंडोनेशियन मुजाहिद बिजली किसी तेजी से उन तक पहुंच गए और उन्हें अपने नरगे में ले लिया। उनमें से 2 के पास टॉमी सब मशीन गनें थीं, एक के पास स्टेन गन और चौथे के पास राइफल थी जिसके आगे संगीन लगी हुई थी। आप शायद जानते होंगे कि अमरीकी जंगजू कौम नहीं। हिंदुओं की तरह अमरीकी भी बुज़दिल और बनिए हैं। अय्यारी, मक्कारी और फ़रेबकारी से काम चलाते हैं। लड़ना पड़े तो हजूम की सूरत में लड़ते हैं, लेकिन फर्दन फर्दन लड़ाई लड़नी पड़े तो फिर उनके पांव नहीं जम सकते। हिंदुओं के मुतल्लिक मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपने सन 1965 की जंग में देखी होगी और 1971 की जंग में भी। हिंदू फौज इंतहाई ज़्यादा नफरी से हमला करती है। जो ही उनका जानी नुकसान होना शुरू होता है और नफरी कम होने लगती है, उनका हौसला टूट जाता है और वो पीछे को देखने लगते हैं। दिफा की सूरत में वो सीमेंट और कंक्रीट के बंकरों के अंदर से ठीक फायर करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं बंकरों से निकलना पड़े तो फिर वो हौसला हार बैठते हैं। यही हाल अमरीकियों का है। अपनी कौम को आप जानते हैं कि जहां भी लड़ी है बहुत ही कम तादाद में लड़ी है और फतह भी हासिल की है। वजह यह है कि मुसलमान को अस्करी रूह विरसे में मिली है। उन दोनों अमरीकी संतरियों ने जब देखा कि 4 हथियारों के नरगे में आ गए हैं तो बड़ी बरखुरदारी से अपने कंधों से राइफलें उतारी और हमारे साथियों के हवाले कर दी। उन्होंने मुंह से जरा सी भी आवाज़ ना निकाली। उन दोनों को इधर ही ले आए जिधर पहले ही उनके 2 साथियों की लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें उन्हें दिखाई गईं तो उनके चेहरों से साफ पता चलता था कि उन पर खौफ तारी हो गया है। उनमें से एक ने पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो। मैंने पहले बताया है कि हमारा पार्टी लीडर उर्दू और अंग्रेज़ी इतनी थोड़ी जानता था कि अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकता था। वो उस अमरीकी फ़ौजी की इतनी सी बात समझ गया कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कमांडर की तरफ देखा। कमांडर ने कुछ इशारे किए, चंद लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोले और चंद उर्दू के। मैंने और आशिक अली ने बड़ी मुश्किल से उसकी बात समझी। वो मालूम करना चाहता था कि यह हवाई जहाज़ कैसे खुलते हैं। ग्रेनेड हवाई जहाज़ के अंदर फेंकने थे ताकि ये बिल्कुल तबाह हो जाएं। कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि यह किसी को भी ख्याल नहीं आया था कि जहाज़ किस तरह खुलता है। जहाज़ों के नीचे ग्रेनेड फेंकने से उनके इंजन तबाह नहीं हो सकते थे, बॉडी को नुकसान पहुंचाया जा सकता था जो मुरम्मत हो जाना था। मैंने उन अमरीकियों से कहा कि वो जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारे साथ चलें और सारे जहाज़ ऊपर से खोल दें। उन दोनों के पहलुओं के साथ टॉमी गन्नों की नालियां लगी हुई थी। इंडोनेशियन हुर्रियत पसंद टॉमी गन्नों की नालियां उनके जिस्मों से हटाते ही नहीं थे। दोनों अमरीकी चुपचाप आगे चल पड़े। मैंने रास्ते में पूछा कि यहाँ और कोई संतरी या हिफाजती चौकी है। उन्होंने बताया कि और कुछ भी नहीं और वो दोनों पहले संतरियों की जगह लेने आए थे और उन्होंने वापस चले जाना था, यानी पहले संतरियों की ड्यूटी ख़त्म हो गई थी।
8 हवाई जहाज इस तरह पहलू ब पहलू खड़े थे कि उनके परों के दरमियान चंद इंचों का फासला था। एक अमरीकी संतरी पहले जहाज पर यानी विंग पर चढ़ गया। उसके ऊपर कॉकपिट यानी पायलट की सीट थी। ऊपर स्लाइडिंग कवर था। ये प्लास्टिक का बना हुआ होता था जो आगे पीछे स्लाइड होता था। अमरीकी ने उस पर हाथ रखकर पीछे को दबाया तो ये कवर पीछे चला गया और कॉकपिट खुल गया। इस तरह 8 जहाज़ों की कॉकपिटें खुलवाई गईं। ये पहले ही तय हो गया था कि उन हवाई जहाज़ों को किस तरह तबाह किया जाएगा। नासोचन उन जहाज़ों से वाकिफ था। मैं इंडोनेशियाई मुसलमानों की अकल और जहानत का तो पहले ही कायल था, लेकिन जिस तरह उन जहाज़ों को तबाह करने का प्लान बनाया गया था, इससे तो मैं और ज़्यादा मुतासिर हुआ कि ये लोग कितनी अकल रखते हैं। गौर करें, अगर बारी बारी हर जहाज़ में ग्रेनेड फेंका जाता तो पहले ही धमाके से बारकों में जो नफरी सोई हुई थी वो फौरन बेदार और मुसल्ला होकर पहुंच जाती और हम अगर भाग निकलते तो बाकी जहाज़ महफूज रहते। लेकिन फौज की बेपनाह फायरिंग से सबका बचकर निकल आना भी नामुमकिन होता। नासोशन ने तरीका यह बताया था कि सारे हवाई जहाज़ ऊपर से खोल लिए जाएं और हर हवाई जहाज़ पर एक एक बंदा चला जाए और एक ही बार 8 आदमी अपना अपना ग्रेनेड फेंक कर नीचे उतराएं और बहुत तेज़ी से जहाज़ों से दूर भागें। हमने यही तरीका इख्तियार किया कि एक एक आदमी एक एक ग्रेनेड लेकर एक एक हवाई जहाज़ के विंग पर चला गया और कमांडर के इशारे पर ग्रेनेडों से पिन्नें निकाल दी और जब सब तैयार हो गए तो कमांडर के इशारे पर ग्रेनेड तमाम हवाई जहाज़ों के कॉकपिटों में फेंक दिए गए। तमाम आदमी विंगों से कूदे और कई कदम दौड़कर जमीन पर लेट गए। 8 ग्रेनेड इकट्ठे फटे तो उनका धमाका 500 पाउंड के बम जितना था। सब उठे और इस तरफ दौड़ पड़े जहां 2 अमरीकियों की लाशें पड़ी थीं। मुझे टॉमी गन्नों के 2 लंबे बरस्त फायर होने की आवाज़ सुनाई दी जो बिल्कुल करीब थी। जल्दी ही पता चला कि हमारे कमांडर ने यह गन फायर की थी और दोनों अमरीकियों को मार डाला था। हमारा मिशन मुकम्मल हो गया था और अब हमें बहुत तेज़ी से वहां से भागना था। हवाई जहाज़ों को आग भी लग गई थी। उस आग की रोशनी में मुझे 2 जहाज़ नज़र आ सके जो दरमियान से टूट गए थे और उनकी बॉडियां ज़मीन के साथ लग गई थीं और अभी उनके पेट्रोल टैंक फटने थे। हम वहां से भागे तो एक बड़ा ही जोर का धमाका हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो पेट्रोल टैंक फट गया था और उसका शोला दूर ऊपर तक चला गया था। लेकिन इसके साथ ही हमें यह अफसोसनाक बात भी मालूम हुई कि अपना एक इंडोनेशियन साथी भी पेट्रोल टैंक के साथ ही उड़ गया। ये इस तरह हुआ था कि वो इंडोनेशी जोश में आकर पेट्रोल टैंक पर चढ़ गया था। उसे मालूम होगा कि ये ऊपर से खुलता है। उसने पेट्रोल टैंक खोल लिया और एक ग्रेनेड उसके अंदर फेंक दिया। उसे गालिबन अंदाज़ा नहीं था कि ये पेट्रोल से भरा हुआ टैंक किस तरह फटेगा। वो ऊपर से कूदा और फिर उठकर भागने की मोहलत ना मिली। टैंक फटा और बेअंदाज पेट्रोल उस पर गिरा। यह पेट्रोल तो अब आग का मुहीब शोला था जिसने हमारे साथी को फौरन ही ख़त्म कर डाला और इस तरह वो जिंदा जलकर शहीद हो गया। हम बहुत ही तेज़ दौड़े। हमें यकीन था कि बारकों में सोए हुए अमरीकी हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन्हें बेदार होना था, फिर हथियार लेने थे और फिर जलते हुए हवाई जहाज़ों तक आना था। इतनी देर में हमने जंगल में गायब हो जाना था। हम गायब हो भी गए। हम दौड़ते भी जा रहे थे और जलते हुए हवाई जहाज़ों को भी बार बार देखते थे। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कई धमाके हुए। ये जहाज़ों की टैंकियां फट रही थीं। ऐसे मुहीब शोलों की रोशनी में हमें बहुत से अमरीकी नजर आए जो इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। इससे हमें इत्मीनान हुआ कि वो हमारे ताक़ुब में नहीं आ रहे और ना आएंगे। ये तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि जहाज़ों को तबाह करने वाले किधर निकल गए हैं। दौड़ दौड़ कर हम थक गए तो चलने लगे। चांद इतना ऊपर आ गया था कि उसकी रोशनी में खासी दूर तक चीज़ें नजर आती थीं। जंगलाती इलाकों में चांदनी बड़ी ही शफाफ हुआ करती है क्योंकि नमी की वजह से फिजा बिल्कुल साफ होती है। कुछ दूर आगे हम इकट्ठे होने लगे और एक दूसरे को देखने और पूछने लगे कि सब खैरियत से हैं या कोई जख्मी हुआ है। सब खैरियत से थे लेकिन हमारा एक साथी हम में नहीं था। उसे जिसने जिंदा जलते देखा था सबको बताया कि जोश में आकर वो क्या कार्रवाई कर बैठा था। सहरी के वक्त हम वापस उस जगह पहुंच गए जहां अपना ट्रक छोड़कर गए थे। सहरी का वक्त था। हर सू खामोशी थी। पेट्रोल टैंक और हवाई जहाज़ों की टैंकियों के धमाके मलांग बस्ती तक सुनाई दिए थे। बहुत से लोग जाग उठे थे और घरों से बाहर निकल आए थे। वहां से उन्हें 2 मील दूर के शोले तो दिखाई नहीं देते थे क्योंकि रास्ते में जंगल था, लेकिन उन शोलों ने उस तरफ का आसमान रोशन कर दिया था। वहां का गोरीला कमांडर जानता था कि हम किस मिशन पर गए थे। हमें देखकर वो हम सब से बगलगीर होकर मिला, बेतहाशा खुशी का इजहार किया। हम ट्रक में बैठे और वापस चल पड़े।